हेडिंग है फेज डायग्राम। अब हम कौन से चैप्टर में एंटर कर गए हैं? थर्ड चैप्टर में। ठीक है, फेज डायग्राम। देखो फेज डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले तो वो चीज समझ लेते हैं। व्हाट इज फेज डायग्राम? फेज डायग्राम बेसिकली एक डायग्राम होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, किसके बीच में होता है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो फेज डायग्राम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेगा, किसी के बीच में तो करेगा ही। एक्स एक्सिस में कुछ होगा, वाई एक्सिस में कुछ होगा। ठीक है, वो अभी हमें पता नहीं है किसके बीच में करेगा, बट हमें ये पता है इस डायग्राम के अंदर हम इसका नाम क्या बोल रहे हैं, फेज डायग्राम। इस डायग्राम से हमें ये पता है कि हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है ना। ये डायग्राम हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देगी वो हमें पता है। लेट अस राइट, कौन सी इंफॉर्मेशन देगी हमें। तो फेज डायग्राम है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगी, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस अबाउट नंबर 1 मेल्टिंग फिनोमिना। एक बार मैं लिख देता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। सेकेंड वन इज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताएगी। थर्ड वन इज फेज चेंज के बारे में बताएगी। ठीक है, फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर। और लास्ट और फाइनल इज जो हमें ये बताएगी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर। इतनी इंफॉर्मेशन ये हमें देगी। इज इट क्लियर? देखो फेज डायग्राम हमें ये नहीं पता कैसा डायग्राम है, किसके बीच में बनेगा, क्योंकि डायग्राम जो बनेगा उसमें एक्स एक्सिस को कुछ हम रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस को कुछ हम रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए ना इतनी बात? वो हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा। जाहिर सी बात है कोई डायग्राम बनेगा एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, लाइक दैट। अगर मैं बात करूँ, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। इसके अंदर कोई भी डायग्राम बनाओगे वो हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा, ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देगा वो हम समझते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। देखो फेज डायग्राम है जो हमें इंफॉर्मेशन देगा। एक तो मेल्टिंग फिनोमिना है। फेज डायग्राम कैसा है? मेल्टिंग फिनोमिना। मेल्टिंग फिनोमिना मतलब जिस मटेरियल के लिए भी हम बना रहे हैं, आइदर किसी एलॉय के लिए बना सकते हैं हम फेज डायग्राम, किसी मटेरियल के लिए ही बनाएंगे, जाहिर सी बात है। वो मटेरियल कैसा हो सकता है? या तो प्योर हो सकता है, या हमारा एक सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, एलॉय हो सकता है ना? जी सर। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बताएगा हमें। फेज डायग्राम क्या बताएगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट बताएगा। हम जिस मटेरियल के लिए हम फेज डायग्राम बना रहे हैं उस मटेरियल का हमें क्या बताएगा? मेल्टिंग पॉइंट बताएगा। जैसे जनरली हम एलॉय की बात करें, एलॉय में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बताएगा। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? किसी को पता मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सर जब वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाए, मैक्सिमम टेंपरेचर सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में आ जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब
हम कहते हैं मतलब इसका जैसे आयरन का है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1539 के आसपास है, ठीक है। जनरली 1539 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन है। इतने टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा और वो लिक्विड कन्वर्जन हो जाएगा उसका, मतलब लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो ये मेल्टिंग पॉइंट हुआ उसका। कॉपर है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है जैसे 1085 के आसपास होता है। निकिल है, निकिल का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1453 के आसपास होता है डिग्री सेंटीग्रेड। तो निकिल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 1453 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताता है फेज डायग्राम हमें। पहली इंफॉर्मेशन क्या देता है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताता है। मेल्टिंग फिनोमिना है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, फेज डायग्राम मेल्टिंग फिनोमिना क्यों बोला गया। एक तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमें बताता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है जिसके लिए हम फेज डायग्राम बना रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि मेल्टिंग फिनोमिना है। मेल्टिंग फिनोमिना क्यों है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको लिक्विड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, जब तो हम उसको सॉलिडिफाई करके हम उसको सॉलिड सॉल्यूशन बना सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का एलॉय बना सकते हैं। यस और नो, ऐसा आप कर सकते हो। भाई एक एलिमेंट हमने सॉलिड स्टेट में ले लिया, दूसरा भी सॉलिड स्टेट में ले लिया और उसका सॉलिड सॉल्यूशन बना दिया। उसको आपको लिक्विड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। देन ओनली वी गेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन। समझिए ना बात। हाँ जी। फेज डायग्राम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमें सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आना है ठीक है। और हमें उसका मेल्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा और हमें यह पता चल जाएगा लिक्विड से हम कैसे उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं। जो प्रोसेस हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आपको पता है, सॉलिड बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। याद है ना, आपको बताया था। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लिएशन प्रोसेस होगा। न्यूक्लिएशन प्रोसेस के बाद क्या होगा, यूनिट सेल बनेगा। यूनिट सेल की 3D रिपीटेशन होगी तो क्या होगा, क्रिस्टल बनेगा। और ये क्रिस्टल कौन से प्रोसेस के थ्रू बनता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है। तो कहने का मतलब है सर, हमें जो ये फेज डायग्राम है, इस फेज डायग्राम के अंदर हमें पहले इसको लिक्विड की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। उस लिक्विड से हमें उसको कूल करते हुए, सॉलिडिफाई करते हुए हमें क्या बनाना है सर, उसके क्रिस्टल बनाने हैं थ्रू क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ये सब चीजें हमें इसके अंदर देखनी है फेज डायग्राम के अंदर। तो जब ऐसा करेंगे, हम लिक्विड से उसको सॉलिडिफाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका फेज चेंज होते हुए देखेंगे। कहाँ कहाँ जो एलिमेंट लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट लिए किसी सॉलिड सॉल्यूशन के, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, उनका कहाँ कहाँ फेज चेंज हो रहा है, उस एलॉय का कहाँ कहाँ फेज चेंज हो रहा है, कौन सा माइक्रोस्ट्रक्चर बन रहा है उसका। इज इट क्लियर। मतलब उस डायग्राम के अंदर हम क्या देख सकते हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि मान लो हम जैसे सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे ब्रास हो गया हमारा, कॉपर प्लस जिंक। अब ये कॉपर और जिंक हमने क्या किया, लिक्विड फॉर्म में ले लिया, उसको लिक्विड स्टेट में ले लिया, जो कि बिल्कुल सुपर हीटेड स्टेट थी। उसको हम ठंडा करता जाएंगे तो क्या होगा, ठंडा करने से क्या होगा, कूलिंग करने से क्या होगा, न्यूक्लिएशन प्रोसेस होगा। और न्यूक्लिएशन प्रोसेस के बाद क्या होगा, यूनिट सेल बनेगा। तो जाहिर सी बात है यूनिट सेल बनेगा, उस यूनिट सेल से फर्दर 3D रिपीटेशन होगी। तो हमें ये पता चलेगा ना, लिक्विड से फेज चेंज हो रहा है ना, दूसरा सॉलिड स्टेट में आ रहा है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आना स्टार्ट हो रहा है। तो कहाँ फेज चेंज हो रहा है, इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं। मतलब जो एलॉय लिया है, कोई प्योर मेटल लिया है, कोई प्योर मटेरियल लिया है, उसका कहाँ कहाँ किस पॉइंट पे, किस टेम्परेचर पे फेज चेंज हो सकता है, वो हमें देखना है इस डायग्राम के अंदर। इज इट क्लियर। और कहाँ कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, माइक्रो स्ट्रक्चर का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, लाइक FCCC का कैसे बन रहा है, FCC से BCC कैसे बन रहा है ना। ये सब चीजें हमें इस फेज डायग्राम के अंदर देखनी है, डेवलपमेंट कैसे होगा माइक्रो स्ट्रक्चर का। उसके बाद
अगर मान लो एक नया माइक्रो स्ट्रक्चर बनता है, एफसीसी बन जाता है, फिर एफसीसी से वो कहीं जाके किसी पॉइंट या ऑफ टेम्परेचर पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता, बीसीसीसी में कन्वर्ट हो जाता, देन वी विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर इन दैट फेज डायग्राम। कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी वो? दैट आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहीं स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कहीं डक्टिलिटी बढ़ रही है, कहीं ब्रिटलनेस बढ़ रही है, वो सब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे फेज डायग्राम के अंदर। इतनी बात समझ में आई सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये होता है हमारा फेज डायग्राम होता है। इतनी सब इंफॉर्मेशन हमें इस फेज डायग्राम से मिलने वाली है। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ सकता है कुछ फेज डायग्राम के अंदर। करें कट, नेक्स्ट टॉपिक। सर अब डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ फेज डायग्राम। मतलब फेज डायग्राम को हमें समझने के लिए बेसिक्स ऑफ फेज डायग्राम। अरे ये लाउड स्पीकर ऑन कर रखा है किसने? म्यूट करो अपने आप को। ये 110 का होना। कर लिया क्या? देखो फेज डायग्राम को पढ़ने के लिए, मतलब फेज डायग्राम को हमें समझने के लिए अच्छे से समझना होगा। मतलब जो भी फेज डायग्राम के अंदर इतनी सब चीज़ों को समझने के लिए उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स की जरूरत होती है। जैसे मैथ को पढ़ने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? बेसिक्स, मतलब टेबल आने चाहिए हमें 1 से 20 तक एटलीस्ट, है ना? या कम से कम 1 से 10 तक तो आने चाहिए टेबल। मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, डिवीजन कैसे करेंगे, है ना? ये सब बेसिक्स की जरूरत हमें पड़ेगी ऑटोमेटिकली। तो ऐसे ही फेज डायग्राम को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक्स हैं वो समझने पड़ेंगे, जब भी वो फेज डायग्राम को आप अच्छे से समझ सकते हो। तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट वन इज व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम आप लोगों को पता ही है क्या होता है? क्या होगा सिस्टम? नहीं पता सिस्टम क्या होता है? किसी स्टूडेंट को नहीं पता व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? थर्मोडायनेमिक्स सर, a region or a space which is chosen for a study. हाँ, तो सिस्टम क्या होता है? किसी रीजन को हम, कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, अंडर कंसीडरेशन ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं, जिसकी हमें स्टडी करनी है, एनालिसिस करनी है, उसका बिहेवियर समझना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, है ना? उसका जो बिहेवियर समझना है उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो सिस्टम को मैं लिख सकता हूं, इट इज रेफर्ड एज स्पेसिफिक, चलो ये तो पता ही है आप लोगों को, मैं डेफिनेशन क्या लिखूं इसकी, आपको पता ही है। स्पेसिफिक बॉडी ऑफ मटेरियल विच इज अंडर कंसीडरेशन इज नोन एज सिस्टम। ठीक है, किसी चीज का हम बिहेवियर है। अब जो हमारा मेटलर्जी वाला सब्जेक्ट है, मटेरियल साइंस वाला सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारा सिस्टम क्या लेंगे? फेज डायग्राम के अंदर हम लेंगे अ लैडल ऑफ मोल्टन मेटल, है ना? मतलब लिक्विड की फॉर्म में जो हम, मेल्टेड फॉर्म में जो हम मटेरियल ले रहे हैं उसको हम सिस्टम मानेंगे। जैसे मान लो लैडल होती है ना, लैडल तो समझते हो ना आप लोग? ये आपकी लैडल होगी, इस लैडल में आपका ये मटेरियल हो गया लिक्विड स्टेट में।
लिक्विड स्टेट में, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, सुपर हीटेड है, सुपर हीटेड स्टेट में है। ठीक है, अभी इसके अंदर ये लिक्विड स्टेट में है, तो ये लेडल है। इसकी जब हम ढलाई करते हैं ना, आप लोगों ने कास्टिंग वगैरह के अंदर पढ़ा होगा ढलाई, लेडल, है ना। यस सर। तो ये हमारा क्या होगा, अगर मैं बात करूं, ये हमारा क्या होगा, सिस्टम हो गया जिसके हमें स्टडी करना है। ये लिक्विड फॉर्म में लिया है ना, इस यही तो क्या होगा, आपका सिस्टम होगा। ठीक है, सिस्टम आप लोगों को पता भी है, क्योंकि हम मेटलर्जी की फॉर्म में किस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, जो मेल्टिंग फॉर्म में सुपर हीटेड स्टेट में जो लिक्विड है उसी को तो स्टडी करेंगे, उसी को तो ऑब्जर्व करेंगे, उसी का तो फेज डायग्राम में हमें स्टडी करना है। तो हमारे लिए सिस्टम क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज कंपोनेंट। कंपोनेंट्स क्या होता है, a component is the one system is composed of। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या हुआ, देखो कंपोनेंट्स मतलब जनरल लैंग्वेज में भी बात करें, कंपोनेंट क्या होता है, किसी भी चीज का हिस्सा, जिस चीज से वो बनी हुई है चीज, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे मान लो सिस्टम है, हमने मान लो यही सिस्टम लिया है, ये क्या लिया है, लेडल के अंदर ये जो मोल्टन मेटल है, हमने ये सिस्टम लिया। अब ये जो सिस्टम लिया, इस सिस्टम के अंदर क्या है, हमारे पास मोल्टन मेटल है। अब ये जो मोल्टन मेटल है वो किस चीज का बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है। मे बी ये मोल्टन मेटल प्योर मटेरियल का हो सकता है, मे बी ये किसी एलॉय का हो सकता है। तो ये जो एलॉय बना है या प्योर मटेरियल है, इसमें कितने कंपोनेंट हैं जिससे ये मोल्टन मेटल बना हुआ है। समझ में आई बात आप लोगों को, उसको बोलते हैं कंपोनेंट। समझ में आ गई बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, हमारे पास सिस्टम ले लें, सपोज हमारे पास सिस्टम है और कितने कंपोनेंट हैं, ये बात करूं मैं कंपोनेंट्स। सपोज मैं सिस्टम ले लूं, कोई एलॉय ले लेता हूं, ब्रास। अब मैं पूछूं आप लोगों से, सिस्टम क्या हमारा, ब्रास। ब्रास मतलब हमने एक लेडल के अंदर क्या ले लिया, ये हमारा सिस्टम ले लिया, इसके अंदर क्या ले लिया, ब्रास ले लिया। ठीक है, अब मैं पूछूं कितने कंपोनेंट हैं इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि मैंने क्या कहा, कंपोनेंट क्या होती है, मतलब सिस्टम किस चीज से बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना। तो अब सिस्टम अगर हमारे पास ब्रास है, तो ब्रास में नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होंगे, कोई बताएगा। व्हाट इज ब्रास? ब्रास क्या होता है सर? एलॉय। एलॉय होता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल कौन से होते हैं? कॉपर एंड जिंक। कॉपर प्लस जिंक, यही होते हैं। तो कितने कंपोनेंट हो गए? यस सर, 2 हो गए सर। ओके, 2। तो कंपोनेंट कितने हो गए? 2 हो गए सर। समझ में आया कितने कंपोनेंट है? 2। यस। अब बात करूं मैं वाटर प्लस NaCl, एक सॉल्यूशन बना लिया मैंने इन दोनों का। अब कितने कंपोनेंट है? 4 सर। कैसे? वाटर का H2O ठीक है, और NaCl का Na और वाटर Cl। 1 हो गया। NaCl सर सोडियम और क्लोरीन अलग अलग। देखो अलग अलग नहीं ले सकते आप। कभी आपने पानी में नमक डाला है, एक सॉल्यूशन बनता है नहीं बनता है, पानी का सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है नहीं बनता?
बनता यस सर नींबू पानी बनाते हो, कैसे बनाते हो? पानी में थोड़ा नमक डाला, थोड़ा शुगर डाली, इसमें हम शुगर नहीं डाल रहे, सिर्फ नमक डालते हैं। तो सोल्यूट आपका क्या हो गया? NaCl। और ये क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट। कितने कंपोनेंट हुए? 2 सर 2 हो गए। समझ में आई? तो एक याद रखना, कभी भी हम कोई कंपाउंड लेंगे, कंपाउंड इज ऑलवेज टेकन एज 1 कंपोनेंट। भाई इतना ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है फिर कंफ्यूज नहीं होंगे आप। सोडियम क्लोराइड क्या है? कंपाउंड है। वाटर क्या है? ये भी एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड को हम हमेशा क्या मानेंगे? एक कंपोनेंट मानेंगे। ठीक है, समझ गए बात? थर्ड वन जी। थोड़ा सा और आपको कंफ्यूज करता हूँ। आइस, वाटर, वेपर, ये ले लिया। ये आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है ना, आइस, वाटर, वेपर। इसमें कंपोनेंट कितने होंगे? कितने होंगे कंपोनेंट? दो सर 2। यस सर कैसे? सर वेपर तो उड़ नहीं जाएंगे वेपर उड़ जाएंगे हैं? सिस्टम के अंदर ही तो ले रहा हूं मैं, वेपर भी ले रहा हूं, वाटर भी ले रहा हूं, आइस भी ले रहा हूं। तीनों इक्विलिब्रियम में ले लिए मैंने एक ही सिस्टम के अंदर। तो कंपोनेंट कितने हैं? ये मान लो यार, आपने प्योर सब्सटेंस वाला चैप्टर पढ़ा नहीं क्या थर्मोडायनेमिक्स के अंदर? मैंने कहा था आप लोगों को जब मैंने मेटलर्जी स्टार्ट किया था कि मेटलर्जी बेसिकली एक्सटेंशन है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके कंसेप्ट का एक्सटेंशन है। यहाँ पे ये हमने पानी ले लिया, इसके अंदर भाप भी बन रही है, ये हमारे वेपर्स भी हो गए, और एक इसमें आइस भी बन रही है। ये आइस क्यूब होगी और ये वेपर हो गए, और ये हमारे पास लिक्विड वाटर हो गया। अब मैं पूछ रहा हूं हमारा सिस्टम क्या होगा? यही तो सिस्टम होगा, यही तो सिस्टम होगा। इस सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है आपके? हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन दैट सिस्टम? एक सर कितना? 1 सर 1 1। समझ में आया? 1 क्यों होगा? सर आइस घुल जाएगी, वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी सर। समझो, आइस, वाटर, वेपर तीनों क्या है? पानी ही तो है। यस सर। तीनों क्या है? H2O ही तो है हमारे पास। ये समझ रहे हो ना बात? H2O ही तो है। H2O को आप फ्रीज कर दोगे तो क्या हो गया? आइस बन गई, है ना? पानी तो है, ये पानी से वेपर बन रहे हैं, हीट कर दोगे तो वेपर बन गए। एक कंपाउंड ही तो है हमारे पास, कंपाउंड ही तो हमारा एक कंपोनेंट होता है। यस और नो? Yes, sir. H2O is a compound. Compound is considered to be a single component. One compound is one component. आइस भी H2O है, वाटर भी आपका H2O है, वेपर भी आपका H2O है, तीनों चीज यही तो है H2O। तो that is compound। तो कंपोनेंट कितने होंगे? एक कंपोनेंट होगा। यस और नो? यस सर। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, अ कंपाउंड कैन बी ट्रीटेड एज सिंगल कंपोनेंट, और अ कंपोनेंट कह सकते हो
कंपाउंड को हम क्या मान सकते हैं, एक कंपोनेंट मान सकते हैं, एक कंपोनेंट मान सकते हैं कंपाउंड को। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होगे कि सर कितने कंपोनेंट है कितने नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज फेज। फोर्थ वन इज फेज। फेज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फेज? Sir, arrangement of elements, sir. Atomic bonding of नहीं नहीं यार, फेज का मतलब समझो यार, फेज कौन सा फेज में हो आप? अभी जैसे हमने बात करी थी फेज, आइस वाटर वेपर, बात करी थी ना। कंपाउंड क्या है? H2O। H2O हमारा आइस की फॉर्म में भी है, वाटर फेज में भी है, वेपर फेज में भी है, तीनों फेज में है। समझ में है? व्हाट इज फेज? फेस आपकी मतलब बेसिकली वो क्या बताता है? स्टेट बताता है, किस स्टेट में है वो। सॉलिड में हो सकता है, देखो तीन ही स्टेट हमारे पास, जनरली तीन ही स्टेट होती हैं। सॉलिड तो ये तीन अलग अलग फेज हो गए सर। गैसियस होती है, हैं? क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन ही तो स्टेट है हमारे पास, यही तो हाँ जी। फेज है। मतलब मटेरियल हमारा या तो सॉलिड फॉर्म में होगा, या लिक्विड फॉर्म में होगा, या गैसियस फॉर्म में होगा। हाँ जी, तो ये इसी तीनों को- अलग अलग फेज में गिने जाएंगे। इसी को फेज बोलते हैं। सॉलिड फेज है तो उसको बोलेंगे सॉलिड फेज, लिक्विड स्टेट में है तो उसको बोलेंगे लिक्विड फेज, गैसियस फेज है तो उसको बोलेंगे गैसियस फेज, गैसियस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? गैसियस फेज। समझ गए बात? फेज क्या रिप्रेजेंट जी। करता है, टेक्निकली कैसे डिफाइन करोगे? डेफिनेशन लिख देता हूं आपको क्लियर हो जाए। फेज इज ए microstructurally distinct chemically homogeneous and mechanically separable पार्ट ऑफ सिस्टम। ठीक है, समझ गए बात? दैट इज नोन एज फेज। देखो आपको क्या बता रहा है फेज की डेफिनेशन, टेक्निकली भी हम समझेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चरली। माइक्रो स्ट्रक्चर आपको पता है, एफसीसी, बीसीसी, है ना, आपने पढ़े है ना, एचसीपी। मतलब फेज क्या है? माइक्रो स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, डिफरेंट। मतलब कैसा नजर आए वो, फिजिकली कैसा नजर आना चाहिए आपको? माइक्रो स्ट्रक्चरली डिफरेंट नजर आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? केमिकली होमोजीनियस होना चाहिए। वो क्या है? थ्रू आउट क्या होना चाहिए? केमिकली होना चाहिए होमोजीनियस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे H2O है, ये हर जगह H2O ही होना चाहिए, H2O होना चाहिए, H2O होना चाहिए। तो केमिकली क्या है? होमोजीनियस है, मतलब लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है। देखो फिजिकली भी सेम है। माइक्रोस्ट्रक्चरली कैसा है? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब लिक्विड है तो हर जगह क्या? लिक्विड ही हो, लिक्विड ही हो, लिक्विड ही हो थ्रू आउट। केमिकली होमोजीनियस, देखो लिक्विड है हर जगह, लिक्विड है, केमिकली होमोजीनियस है। केमिकली होमोजीनियस मतलब H2O, 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 H2O। मैकेनिकली सेपरेबल, अगर मान लो इस एक गिलास लिया है, ठीक है, इसमें लिक्विड वाटर ले लिया। क्या ले लिया हमने? लिक्विड वाटर ले लिया। अब इसमें मैं ड्रॉप कर दूं
आइस ड्रॉप कर दूं, आइस क्यूब ड्रॉप कर दूं, इस आइस को मैं मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकता? यस और नो? आई कैन सेपरेट फ्रॉम सिस्टम। तो इट मीन्स here are two phase, one is solid, other one is liquid. Solid is ice cube, liquid is liquid water. तो कितने फेज हो गए? दो हो गए ना फेज। देखो लिक्विड है तो हर जगह लिक्विड ही है, आइस है तो देखो आइस क्यूब है, वो हर जगह क्या है? केमिकली होमोजीनियस है, माइक्रोस्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट है। आपको माइक्रोस्ट्रक्चरली क्या है, इसका यूनिट सेल अलग नजर आएगा, नहीं आएगा? यस सर। विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड केमिकली होमोजीनियस हो गया। देखो आइस है, आइस के अंदर भी H2O है, हर जगह प्रेजेंट है ना? यस सर। और माइक्रोस्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट है। देखो H2O इसमें भी है, लेकिन H2O इसमें भी है। सर आप बोलोगे, आप कहोगे सर इसमें भी H2O है, सर इसमें भी H2O है, फिर कैसे डिफरेंट फेज हो गए? देखो माइक्रोस्ट्रक्चरली तो डिस्टिंक्ट है, H2O इसमें भी है, आइस के अंदर H2O इसमें भी है, होमोजीनियस इसमें भी है, होमोजीनियस इसमें भी है, बट माइक्रोस्ट्रक्चरली तो डिफरेंट है। और मैकेनिकली मैं सेपरेट नहीं कर सकता इसको, आइस को। हाँ जी। देखो आइस को आप मैकेनिकली इसको अलग नहीं कर सकते हो, मैकेनिकली अलग कर दोगे तो क्या होगा? ये फेज हो गया। तो ऐसा Yes, कर sir. सकते हो, उसको क्या बोलोगे? फेज। इज इट क्लियर? फेज का मतलब जी। समझ में आ गया? सॉलिड एंड लिक्विड, हेयर आर टू फेज, सॉलिड एंड लिक्विड। तो दो फेज है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड फेज है ना? तो फेज की Yes. डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। हाँ जी। देखो देखने में भी यूनिफॉर्म फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो थ्रू आउट, केमिकली भी सेम हो थ्रू आउट, तो वो क्या आपका फेज होगा। ठीक है? सॉलिड सॉल्यूशन में बता ही चुका हूं आप लोगों को, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है सॉलिड सॉल्यूशन, है ना? जिसकी अमाउंट ज्यादा है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसकी अमाउंट कम है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन और एलॉय, है ना? ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट इज सॉलिड सोल्यूबिलिटी लिमिट। सॉलिड सोल्यूबिलिटी लिमिट, थोड़ा इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। सॉलिड सोल्यूबिलिटी लिमिट क्या मतलब है इसका, कोई बताएगा? द मैक्सिमम कंसंट्रेशन of solute atom which may dissolve in solvent to form solid solution. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड सोल्यूबिलिटी लिमिट। क्लियर हुई बात? कहने का मतलब सर ये है, सॉलिड सोल्यूबिलिटी लिमिट हम किसको बोलते हैं? वो लिमिट है सर, हम कितना सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन सॉल्यूट को डाल सकते हैं। जैसे पानी ले लिया, पानी में हम कितना नमक उसमें डाल सकते हैं, है ना? यही तो मतलब है, कितना हम उसको डिसोल्व कर सकते हैं। किसके अंदर डिसोल्व कर सकते हैं? सॉल्वेंट के अंदर हम कितना सॉल्यूट को डिसोल्व कर सकते हैं। जिस लिमिट तक हम डिसोल्व कर पाएंगे, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट इज नोन एज, दैट मैक्सिमम लिमिट इज नोन एज सॉलिड सोल्यूबिलिटी लिमिट। इज इट क्लियर? जी सर। समझ में आया? पानी में अगर आप शुगर डाल रहे हो, शुगर कितना डिसोल्व कर पा रहे हो उस पानी के अंदर, उसकी लिमिट होगी। जैसे मान लो पानी की जितनी लिमिट होगी वो शुगर को डिसोल्व कर सकता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर कंडीशन में लेंगे। टेम्परेचर मान लो रूम टेम्परेचर है,
तो उस टेम्परेचर में उसकी क्या कैपेबिलिटी है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, वही तो उसकी सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट होगी। इज इट क्लियर? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एटम विच में डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन। और जैसे कि आप लोगों को पता है, पानी में अगर मैं शुगर डालूं 1 स्पून 2 स्पून और उसको मिक्स करूं, स्टीर करूं, तो वो क्या हो जाएगी, इजिली डिसॉल्व हो जाएगी। बट एक लिमिट ऐसे आएगी कि आपका शुगर है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी लिमिट को, सॉल्युबिलिटी लिमिट है सॉल्वेंट की, जो सॉल्युबिलिटी लिमिट है सॉल्यूट को, उस लिमिट को क्रॉस कर चुका होगा, है ना। लेकिन अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे, कंडीशन आपने चेंज कर दी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या है, सॉल्युबिलिटी लिमिट भी बढ़ जाती है ना। जी सर। हाँ, गर्म पानी और ठंडे पानी में आप देखो, शुगर को मिक्स करके आपको पता चल जाएगा किसके अंदर जल्दी घुलेगी, गर्म पानी में घुलेगी या ठंडे पानी में जल्दी घुलेगी चीनी। ठीक है, दिस इज नोन एज सॉलिड सोल्यूबिलिटी लिमिट। देखो, मुझे ये डेफिनेशन बताने के लिए आपको ये नहीं बताया, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, सॉलिड सोल्यूबिलिटी लिमिट क्या होती है। बेसिकली जो मुझे कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करना है, उसके लिए मैंने ये आपका बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर लिया, फेज डायग्राम के अंदर। तो फेज डायग्राम के अंदर इसका जो कंसेप्ट आएगा, वो कंसेप्ट मुझे यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, सपोज कंसेप्ट क्या है, whenever the concentration of solute atom goes beyond solubility limit, then the extra solute form either compound or another solid solution which have distinctly different property ये हमारा क्या कंसेप्ट है, दैट इज कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को समझना है हमें। किसी को समझ में आया ये कंसेप्ट? तो मुझे एक्सप्लेन कर दो, नहीं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा किसी एग्जांपल के थ्रू। देखो कंसेप्ट क्या कहता है, देखो हर सॉल्वेंट की अपनी कैपेसिटी होती है, वो सॉल्यूट को कितना डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर, बट समहाउ उसकी लिमिट को क्रॉस कर जाए। सॉल्वेंट के अंदर अगर सॉल्यूट जो हम डाल रहे हैं वो सॉल्युबिलिटी लिमिट को क्रॉस कर जाए, तो एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो क्या करेगा, या तो वो एक नया कंपाउंड बनाएगा किसी और के साथ जुड़ के, ठीक है, या हम कह सकते हैं कंपाउंड नया बनाएगा, इन द सेंस कि एक नया सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा, और वो सॉलिड सॉल्यूशन है वो उसकी क्या होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, इंटायरली डिफरेंट होगा। देखो समझो इस बात को, हालांकि आपको ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि सर ऐसा कैसे, है ना। देखो कभी आपने नोटिस किया हो, कभी भी आप लोगों ने नोटिस किया हो, इसके अंदर हम ले लेते हैं से बॉटल, अल्कोहल बॉटल, प्योर अल्कोहल बॉटल है, ठीक है, दैट इज प्योर अल्कोहल बॉटल।
से 180 ml की हमने एक अल्कोहल बोतल ले ली, ठीक है। तो आपने कभी नोटिस किया हो, और दिस इज से आवर चकना, ठीक है। मान लो नमकीन हो गया या इसमें पनीर हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप कह सकते हो पनीर हो गया, और आप कह सकते हो डिफरेंट चीज़ होगी जिसको हम चकना बोलते हैं, क्लियर। तो कभी आपने नोटिस किया हो किसी को पीते हुए, जब भी वो ड्रिंक करता है, जब भी वो ड्रिंक करेगा, अल्कोहल को ड्रिंक करता, प्योर अल्कोहल की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना प्योर अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। अगर वो प्योर अल्कोहल ले रहा, से मैंने 180 ml की बात करी है, हो सकता है किसकी क्या कैपेसिटी है, वो कितना ले ले, कई तो पूरी बोतल को गटक जाते हैं और फिर भी उनको कुछ इफेक्ट नहीं होता है। फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूँ प्योर अल्कोहल की। मान लो किसी वजह से दिल टूट जाता है, वो क्या करता है, जोश में आके वो क्या करता है, पूरी बोतल को पी जाता है। होंगे ऐसे दिल जले आशिक जो जोश में आके क्या है, पूरी बोतल को पी जाते हैं, और साथ में क्या विद चकना के साथ। तो आपने देखा होगा वो डाइजेस्ट नहीं होती उनकी बॉडी को। देखा है या नहीं देखा? कितने लोगों ने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया है? किया किसी ने नोटिस कि वो ना आसपास तो देखा होगा ड्रिंक करते हुए किसी को, अगर एक्सेसिव पी लेता है तो क्या होगा, उसको वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग होती है नहीं होती है? देखो ये एग्जांपल बताना जरूरी था, अगर मैं ये एग्जांपल नहीं बताता तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे ये एग्जांपल बताना पड़ रहा है, जिससे आप समझ सको, फील कर सको, इस कंसेप्ट को फील कर सको। अदरवाइज आप लोगों को डाउटफुल लगेगा ये कंसेप्ट क्या है सर, इसलिए मुझे ये इस तरह का एग्जांपल लेना पड़ा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मान लो किसी का दिल टूट जाता है, वो क्या करता है, इस पूरी बोतल को पी जाता है, प्योर अल्कोहल को पी जाता है विद सम चकना, ठीक है। तो आप देखोगे उसकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और उसको वॉमिटिंग होने लग जाती है। नोट किया किसी ने? देखो ज्यादा पीने पे क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, उल्टियां होती है, डाइजेस्ट नहीं हुआ बॉडी को। किसी मूवी वगैरह में तो देखा ही होगा आप लोगों ने। हाँ जी, एक आधी मूवी में तो देखा है। हाँ, तो वॉमिटिंग होती है भाई, ज्यादा ड्रिंक कर ले और उसके साथ कुछ खा पी भी लेगा तो वॉमिटिंग होते है। तो आपने कभी देखा ये वॉमिटिंग किस फॉर्म में आती है? व्हाट बी द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग? इज इट प्योर अल्कोहल? इज इट प्योर चकना? मिक्स आती है सर। It is the mixture of alcohol plus चकना, और that is entirely different as individual state। आपने देखा होगा, आप लेते तो चकना हो, प्योर अल्कोहल लेते हो, आपकी बॉडी अगर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, सॉलिड सोल्यूबिलिटी नहीं हो पाती आपकी बॉडी में, तो वो वॉमिटिंग करता है। वॉमिटिंग में जो किस फॉर्म में आती है, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल प्लस चकना, दैट इज इंटायरली डिफरेंट। इसमें ना आपको अल्कोहल नजर आएगी, ना आपको कंप्लीट चकना नजर आएगा, ये तो मिक्सचर आएगा, और मिक्सचर आएगा एक नया ही कोई सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। हाँ जी, ये तो देखा होगा। और वी कैन से न्यू सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म्ड, न्यू सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म्ड, of which must have distinct different property as individually। इसमें आपको चकना भी मिल गया, अल्कोहल भी मिल गई, उसको मिक्स होने के बाद एक नया ही कंपाउंड बनेगा, नया ही सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, उसकी नई ही प्रॉपर्टी होगी। यस और नो? हैव यू क्लियर?
द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड सोल्युबिलिटी लिमिट। कहते हैं ना, देखो तुम्हें डाइजेस्ट ही नहीं होती, पीनी जरूरी थी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा किसी मूवी के अंदर, तुम्हें जब डाइजेस्ट ही नहीं होती तो पीनी जरूरी है। तो वो सेंस हाँ क्या कहते है? हैं जी। मतलब एक्सेसिव ड्रिंक कर जाता है जब बॉडी उसकी उसको क्या है, उसकी जो सोल्युबिलिटी लिमिट है बॉडी की, उसको क्रॉस कर जाए तो क्या होगा? क्या होगा? वॉमिटिंग आएगी। वॉमिटिंग आएगी, वो किस फॉर्म में आएगी? एक नया ही सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा आपको, जी सर। यस सर। विच इज इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी एज इंडिविजुअली। एक नया ही सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, उसकी नई ही प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। तो दिस विल सी इन आवर फेज डायग्राम। दैट्स व्हाई ये कंसेप्ट मैंने यहाँ डिस्कस किया आप लोगों को। देखो और कोई मुझे एग्जांपल नज़र नहीं आया जिससे मैं इसको इतने अच्छे से बता सकूं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है जिससे आप फील कर सको। क्योंकि आप लोग मूवी वगैरह या अपने आसपास ये चीज़ें नोट करते हो तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि आपको वैसे भी वॉमिटिंग है, ज़रूरी नहीं अल्कोहल लो, कोई वैसे भी आप कभी नोटिस करोगे आपने खाया क्या है। अगर आपकी बॉडी उसको की सोल्युबिलिटी लिमिट है, मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो आपको क्या होती है? वॉमिटिंग होती है, जो कि क्या है? डिफरेंट होती है। आपने खाया क्या है? सम खिचड़ी खाई है, छोर खाया है, कंप्लीट मिक्सचर ही आता है ना, दैट इज इंटायरली डिफरेंट। तो यही हम इसी सॉलिड सॉल्यूशन वाले कंसेप्ट को हम सॉलिड सोल्युबिलिटी लिमिट के कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे हमारे किसके अंदर? फेज डायग्राम के अंदर। समझ में आ रही है बात? जी सर। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आप लोगों को? हाँ जी। यस सर। ठीक है। ये हमने कुछ डिस्कस किया था बेसिक डायग्राम, फेज डायग्राम के जो बेसिक्स हैं, जो हमें पढ़ने जरूरी हैं, जिनके ना पढ़े तो हमें आगे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ में कम आएगा। इसलिए हमने ये चीज़ें डिस्कस करी। कंपोनेंट क्या होता है, कहीं हम कंपोनेंट की बात करें तो आपको समझ में आए कंपोनेंट किस फॉर्म में बात कर रहे हैं सर। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका यूनरी फेज डायग्राम। एक और है, ये बेसिक ही के अंदर ही आता है फेज डायग्राम के अंदर, तो इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ यूनरी फेज डायग्राम, लेकिन इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको फेज डायग्राम का आगे समझ में आ जाए। जब हम बाइनरी फेज डायग्राम पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाए हमने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ यूनरी फेज डायग्राम। थोड़ा फास्टली करूँगा और ये आपने किया हुआ भी है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट इज यूनरी देखो यूनरी फेज डायग्राम। देखो थोड़ा सा फास्टली करूंगा इसको डिस्कस। देखो यूनरी फेज डायग्राम क्या होता है, जिसके अंदर कंपोनेंट क्या हो, कंपोनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। इज इट क्लियर? कंपोनेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। तो कितने कंपोनेंट हैं यूनरी फेज डायग्राम में? यूनरी का मतलब क्या होता है? सिंगल फेज डायग्राम। इसके अंदर मतलब क्या है? एक ही इसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे यूनरी फेज डायग्राम। इट इज द फेज डायग्राम ऑफ अ सिस्टम विच हैविंग ओनली वन कंपोनेंट इज नोन एज यूनरी फेज डायग्राम। समझ में आई बात आप लोगों को? यूनरी फेज डायग्राम कौन सा फेज डायग्राम होता है? वो फेज डायग्राम है जिसके अंदर आपको कितने कंपोनेंट मिलेंगे? एक ही कंपोनेंट मिले, उस ऐसे फेज डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? यूनरी फेज डायग्राम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई सभी को? हाँ जी। एग्जांपल बताएगा कोई इसका यूनरी फेज डायग्राम का, जिसके अंदर एक ही आपका क्या हो? कंपोनेंट हो, दैट इज यूनरी फेज डायग्राम। इसका कोई एग्जांपल बताओगे?
अभी तो किया है यार आप लोगों ने, आइस वाटर वेपर विच हैविंग कंपोनेंट इक्वल टू 1, यस और नो? यस सर। यस सर। इसका फेज डायग्राम बना के देखते हैं। देखो इसमें हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेता हूं। इसमें कितने वेरिएबल लूंगा? दो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड ना हो, ठीक है। इसमें मैं इस फेज डायग्राम को ये फेज डायग्राम कौन सा? यूनरी फेज डायग्राम है। कौन सा फेज डायग्राम है? यूनरी फेज डायग्राम, ठीक है। और कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है? एक कंपोनेंट है। इस डायग्राम को स्टडी करने के लिए मैंने कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब दोनों को इंडिविजुअली मत चेंज करूं तो दूसरा उस पर डिपेंड ना हो। तो डेट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो y एक्सिस में मैं क्या ले लूं? प्रेशर ले लेता हूं। y एक्सिस में मैंने क्या लिया? प्रेशर ले लिया। और x एक्सिस में क्या लिया मैंने? टेम्परेचर लिया, ठीक है। आपको याद हो ये डायग्राम हमने कहीं की है? ट्रिपल पॉइंट सर। दिस इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। ये डायग्राम हमने किस में किया है? ये डायग्राम हमने थर्मोडायनामिक्स में किया है। याद हो प्योर सब्सटेंस वाले चैप्टर के अंदर हमने ये डायग्राम किया था। वाटर इज ए ice water vapor is a pure substance because it has one component is one है या नहीं है component? That's why it is pure substance। तो pure substance के अंदर हमने यही तो डायग्राम किया था। हाँ जी। यहां क्या मिलेगा आपको? वेपर। यहां क्या है आपका? आइस सॉलिड स्टेट में मिलेगा। यहां क्या मिलेगा? वाटर, that is liquid state। L for liquid, S for solid, ठीक है, V for vapor, ठीक है। ये स्टेट बता दिए। इस रीजन से नीचे क्या होगा? O A B C। अगर बात करूं A O C से नीचे आपको क्या मिलेगा? वेपर मिलेगा। A O B से अब क्या मिलेगा आपको? लिक्विड स्टेट में मिलेगा वाटर। BOC में क्या मिलेगा आपको? सॉलिड मिलेगा। ये हमने डिस्कस किया था डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट टेम्परेचर पे। ट्रिपल पॉइंट हमने लिया था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर वैल्यू थी प्रेशर की, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की भी वैल्यू थी। जो ट्रिपल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो हमने लिया, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस किया। इस डायग्राम को क्या बोलेंगे? यूनरी फेज डायग्राम। ये मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि आप पढ़ चुके हो इसको थर्मोडायनामिक्स में। यहां से मुझे एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया है, ठीक है। ध्यान से
इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ वेपर। ये कंप्लीट रीजन क्या है, AOC आपका वेपर है, इससे नीचे क्या है, वेपर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट ले लिया, इसके क्रॉसपोंडिंग कोई प्रेशर की वैल्यू होगी, यस और नो? इस पॉइंट की अगर मुझे स्टेट देखनी है, इसके क्रॉसपोंडिंग प्रेशर की कोई वैल्यू होगी, क्रॉसपोंडिंग कोई टेम्परेचर की वैल्यू होगी, यस और नो? यस सर। इज इट क्लियर? अगर मैं यहां पे इंडिविजुअली प्रेशर को बढ़ाऊं, प्रेशर को अगर मैं इंक्रीज करूं, प्रेशर मैं इंक्रीज करता हूं, एट सेम टेम्परेचर पे मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, क्या यहां पे फेज चेंज हो रहा है? नो सर। देखो यहां से शिफ्ट किया है, ये नई पोजीशन ले ली, स्टिल इट इज वेपर, स्टिल इन सेम फेज। अगर मैं इसको डिक्रीज करूं, क्या इसका फेज चेंज हो रहा है? नहीं हुआ सर। ओके। फिर एक स्टूडेंट कहता है सर इसका प्रेशर चेंज करके देखो। प्रेशर हमने चेंज करके देख लिया इंडिपेंडेंटली, नो चेंज इन इट्स फेज। फिर वो कहता है सर इसका टेम्परेचर को चेंज करके देखो, इसका अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, क्या इसकी स्टेट चेंज हुई? नो सर। अगर इसके टेम्परेचर को मैं डिक्रीज करूं, क्या इसकी स्टेट चेंज हुई? यहाँ भी नहीं हुई सर। नहीं हुई ना? ओके गुड। अगर ये भी मैंने टेम्परेचर को भी इंडिविजुअली चेंज करके देखा और प्रेशर को भी मैंने इंडिविजुअली चेंज करके देखा, तो मैंने फाइंड आउट क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी, उसके फेज में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, स्टिल वो सेम फेज में। अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड में, लिक्विड है तो लिक्विड में, कहीं भी चले जाओ, चाहे आप वाटर में चले जाओ या आइस में चले जाओ, हाँ जी। उसका कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर एक स्टूडेंट कहता है सर आपने ये तो इंडिविजुअली आपने किया, प्रेशर को चेंज करके देखा, टेम्परेचर को चेंज करके देखा, इंडिविजुअली। सर सिमल्टेनियसली करिए आप चेंज, प्रेशर को बढ़ाइए सर, टेम्परेचर को भी बढ़ाइए, दोनों को बढ़ाइए। बढ़ा दिया। अब बताओ क्या इसके फेज में चेंज आया? अब भी नहीं आया सर। दोनों को डिक्रीज कर दिया, अब भी नहीं आया सर। अब नो सर। नहीं आया ना? ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे पॉइंट को डेड पॉइंट इज नोन एज, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? बाय वेरिएंट। क्या बोलेंगे? बाय वेरिएंट पॉइंट। ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे? बाय वेरिएंट पॉइंट। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? बाय वेरिएंट पॉइंट। तो अगर बात करें ऐसे पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? पढ़ा है कहीं आप लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम? एक तो मोशन की टर्म में हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, कितना मूव कर सकता है ये? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? स्पेस के अंदर बात करें 6 होती है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझो, मटेरियल साइंस के से रिलेटेड हम बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिसको हम चेंज करें आर्बिट्रेरली,
या सिमल्टेनियसली चेंज करें विदाउट अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ सिस्टम, देन दैट इज नोन एज, और दैट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम। समझ में आई बात आप लोगों को? देखो जी। हिंदी में समझो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली ये बताता है कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम या तो इंडिपेंडेंटली चेंज करने की कोशिश करें या हम उसको सिमल्टेनियसली चेंज करने की कोशिश करें, मतलब एक साथ, दोनों को एक साथ चेंज करने की कोशिश करें, बट स्टिल उसकी फेज के अंदर कोई चेंज ना आए, तो वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी इस पॉइंट की? अगर मैं बात करूं, यहां मैंने प्रेशर को इंक्रीज करके देखा, टेम्परेचर को डिक्रीज करके देखा, इंडिविजुअली चेंज करके देखा, सिमल्टेनियसली चेंज करके देखा, बट उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं हो रही, मतलब उसका फेज चेंज नहीं हो रहा, उसका फेज चेंज नहीं हो रहा। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके चेंज करने पे उसकी स्टेट में चेंज नहीं आ रहा, उसके फेज में चेंज नहीं आ रहा, तो दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके चेंज करने पे नहीं आ रहा कुछ भी? तो इस ग्राफ के अंदर हम प्रेशर और टेम्परेचर को बात करें तो कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2 होगी, नहीं होगी? यस और नो? 2 कैसे बने चाहिए समझ नहीं आई। Here is pressure, here is temperature. हाँ जी। इंडिविजुअली चेंज किया प्रेशर से और डिक्रीज किया प्रेशर को इंडिपेंडेंटली, उसके फेस में चेंज आया, वेपर में कुछ चेंज आया, स्टिल इट इज वेपर। इंडिविजुअली टेम्परेचर बढ़ा के देखा हो, कम करके देखा, उसके फेस में चेंज आया, स्टिल इट इज इन वेपर फॉर्म। दोनों को हमने चेंज करके देखा, दोनों को हमने एक साथ चेंज करके देखा, हाँ जी। स्टिल इट इज इन वेपर फेज। तो इट मीन्स द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन बी वेरीड आर्बिट्रेरली एज वेल एज सिमल्टेनियसली विदाउट अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ सिस्टम, दैट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम। समझ में आई? ये क्या बताता है? सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 2। देखो ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूं, मैं फार्मूले से भी बता दूंगा ये होता क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 2 होगी इसकी, ठीक है, बाई वेरिएंट सिस्टम। इसलिए इसको क्या बोला गया है? बाई वेरिएंट सिस्टम बोलते हैं। अब देखो एक स्टूडेंट कहता है सर यहां पे कितनी होगी, यहां पे कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? यहां भी कितनी होगी? 2 ही होगी। यहां पे कितनी होगी? 2 ही होगी। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? बाई वेरिएंट पॉइंट बोलेंगे। ये बाई वेरिएंट हो गया, यूनिवेरिएंट हो गया, ये सब पॉइंट हम जैसे आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां इन पॉइंटों का नाम आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना क्यों हम इसको बाई वेरिएंट बोल रहे हैं या दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं। इसको समझ में आई? क्लियर हो गया आपको बात? हाँ जी। इन सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 2। देखो फेज चेंज नहीं हो रहा ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने पे। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिनको चेंज करने पे फेज चेंज नहीं हो रहा? 2 हैं, 2 को चेंज करने से नहीं हो रहा। तो इट मींस दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसलिए हम क्या बोलेंगे? बाई वेरिएंट पॉइंट बोलते हैं इसको। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जिस पे हम प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे बाई मतलब 2 वेरिएंट। बाई वेरिएंट। अगर मान लो ये पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट है ये? इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, इंडिपेंडेंटली बात कर रहा हूं, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, देखो प्रेशर को मैंने इंक्रीज किया तो क्या होगा? वेपर से वाटर में होगी सही। वेपर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी। फेज चेंज हो गया ना? फेज चेंज हो गया नहीं हो गया? हो गया सर। बट मैंने क्या बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? फेज चेंज ना होए, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने पे फेज चेंज ना होए, तो वो क्या होगा आपका?
डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। हाँ अगर जी मान लो मैं टेम्परेचर को भी कम कर दूं, टेम्परेचर को मैं कम कर दूं, ये देखो टेम्परेचर को मैं बढ़ा देता हूं, मान लेता हूं मैं टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया, हाँ जी टेम्परेचर को बढ़ाया और उसकी करस्पॉन्डिंग मैं प्रेशर देखूं, फील करके देखना इसको, इस चीज को इंडिविजुअली मैंने चेंज किया तो क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा। हाँ जी जैसे मान लो मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, फील करना इसको, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये फेस चेंज हो गया, नहीं हो गया, वेपर में आ गया। हाँ जी साथ में मैं प्रेशर भी बढ़ा दूं, देखो इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। जितना मैंने टेम्परेचर बढ़ाया उतना ही अमाउंट प्रेशर बढ़ा दूं मैं, स्टिल इट इज इन सेम फेस। यस सर कहने का मतलब है अगर मैं दोनों को सिमल्टेनियसली इक्वल अमाउंट में बढ़ा रहा हूं तो फेस चेंज नहीं हो रहा हमारा। अगर किसी दोनों में से इंडिपेंडेंटली किसी एक चीज को बढ़ा रहा हूं, दूसरे को मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, फेस चेंज हो रहा है। तो यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, यहाँ 1 होगी सर। 1 होगी। समझ में आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। और इस पॉइंट को क्या बोलोगे, यूनिवेरिएंट पॉइंट। ठीक है, यूनि मतलब सिंगल, वेरिएंट पॉइंट, ऐसे पॉइंट को क्या बोलोगे, यूनिवेरिएंट। अगर आप यहां देखोगे, यहां कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 होगी। यहां देखोगे कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 होगी कर्व पे। समझ में, कर्व पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1, यूनिवेरिएंट। एक स्टूडेंट कहता है वो तो ठीक है सर, हमने हर जगह देख लिया इस ग्राफ में, एक पॉइंट छोड़ दिया सर, ओ पॉइंट, 0 पॉइंट, ओ पॉइंट, यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, दिस इज ट्रिपल पॉइंट। हमें पता है ये ट्रिपल पॉइंट होता है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, उसमें ट्रिपल पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा नहीं पढ़ा, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर 3 फेज आर इन इक्विलिब्रियम एंड coexist at a point। मतलब आइस भी मिल रहा हमें, वाटर भी मिल रहा, वेपर भी मिल रहा, तीनों मिल रहे हैं, तीनों एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम बना रहे हैं। आइस भी, वाटर में थोड़ा सा हमने प्रेशर बढ़ाया, देखो यहां ओ पॉइंट पे आइस, वाटर और वेपर तीनों इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। आइस भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, वेपर भी मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दूं, ये देखो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दिया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। अगर थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज कर दूं, तीनों थे हमारे इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो गया, यहां आ गया। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर को कम कर दूं, यहां आ गया। थोड़े से टेम्परेचर को बढ़ा दूं, वेपर बन गए। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो बात, यस सर। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। तीनों जब इक्विलिब्रियम में है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जब तीनों इक्विलिब्रियम में हो उसी को तो ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। जब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आपके इक्विलिब्रियम में हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल पॉइंट। तो इसका मतलब अगर हम एक भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, आइदर प्रेशर और टेम्परेचर, हमारा क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है तो हमारा वो पॉइंट ही गायब हो रहा है। अगर हमें हमेशा इक्विलिब्रियम में रहना, हमेशा सेम स्टेट में रहना है विदाउट चेंजिंग इट्स स्टेट, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम आयरन कार्बन डायग्राम में बहुत बार देखोगे, अपने बुक के अंदर भी इस पॉइंट का जिक्र बार बार आएगा आपके, इसलिए इसको समझ लो अच्छे से। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, पहले ये बताओ मुझे, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी,
0. हम्म, 0. यस एब्सोल्युटली राइट, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्यों होगी 0? देखो प्रेशर को भी चेंज करो, हाँ जी प्रेशर को बढ़ाओ, आप देखो विश्वास नहीं हो रहा तो आपको फील करके देखो ना। अब ओ पॉइंट है, यहाँ प्रेशर बढ़ाया, क्या मिल गया आपको? पहले तीनों इक्विलिब्रियम थे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गए, पानी में कन्वर्ट हो गए सारे। हाँ जी प्रेशर को डिक्रीज करो, तीनों इक्विलिब्रियम में थे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ओके वेपर में बन गए। तो ये हाँ जी मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। आपको पता है फेज डायग्राम के अंदर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आएगा हर जगह। हर कोई चाहता है मैं स्टेबल रहूं, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहूं। अगर कोई इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है तो क्या हो गया, एक नई उसमें रिगेन कर लेता, नई इक्विलिब्रियम स्टेट है करता है, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फेज डायग्राम हम इस वाले पॉइंट को हम हर जगह पढ़ेंगे जो आने वाले हमारे फेज डायग्राम हैं। वहां पे आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर आप इसको डेफिनेटली पढ़ोगे इस पॉइंट का नाम, और वहां लिखा भी आएगा और आप कंफ्यूज होगे सर ये वाला पॉइंट कहाँ से आ गया, और फिर मैं आपको बताऊंगा ये पॉइंट ऐसा है, आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैंने ये कंसेप्ट यहाँ डिस्कस किया जिससे आपको, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है, ये वाला डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पीटी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम। कहाँ पढ़ा हुआ है? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है। कौन से चैप्टर में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? प्योर सब्सटेंस या आइडियल गैस और रियल गैस वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इस डायग्राम को, ट्रिपल पॉइंट, और एग्जाम के अंदर भी पूछा गया काफी बार। यस और नो? यस सर। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां तीनों फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, इस ट्रिपल पॉइंट पे हमें, पॉइंट ओ पे हमें आइस भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, वेपर भी मिल रहा है, और तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम बनाया हुआ है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इनवेरिएंट। याद रखना, इस नाम को मत भूल जाना। डिग्री ऑफ फ्रीडम भूल जाना, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट इस नाम को मत भूल जाना आप लोग, क्योंकि जब आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे तो ये नाम आएगा वहां भी, इनवेरिएंट पॉइंट। इस नाम को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इनवेरिएंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है? इट्स दैट पॉइंट वेयर थ्री फेजेस आर इक्विलिब्रियम मेंटेनिंग टू ईच अदर। समझ में आए? इनवेरिएंट पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? इनवेरिएंट पॉइंट वो पॉइंट है सर जिसमें तीन फेज आपस में इक्विलिब्रियम बनाए हुए हैं, जिस पॉइंट के ऊपर तीनों फेज सस्टेन किए हुए हैं एक दूसरे के साथ, इक्विलिब्रियम स्टेट में है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इनवेरिएंट पॉइंट। और ये पॉइंट बहुत आने वाला है, हमारे आयरन कार्बन डायग्राम में भी आने वाला है और दूसरे डायग्राम में भी मिल सकता है हमें। ठीक है, समझ गए? यूनिवेरिएंट कौन सा होता है, बाइवेरिएंट पॉइंट कौन सा होता है, इनवेरिएंट पॉइंट कौन सा होता है? जी चले? सर। जी सर। नेक्स्ट वन इज बाइनरी फेज डायग्राम। अगला कौन सा है? बाइनरी फेज डायग्राम। उससे पहले आपको एक तरीका और बता देता हूं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का। गिब्स फेज रूल, एक साइंटिस्ट है गिब्स फेज रूल, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने शायद से। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? C - P + 2 ये फार्मूला है। C इज नंबर ऑफ कंपोनेंट, P इज नंबर ऑफ फेस, 2 इज रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? निकालूं, इस फार्मूले से भी निकाल सकता हूं। देखो यहां कितने कंपोनेंट है से इस पॉइंट पे निकालनी है मुझे, इस पॉइंट पे निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां
कंपोनेंट कितने हुए? वेपर एक ही कंपोनेंट है, C = 1। फेज कितने हैं? एक ही फेज है। पुट करो फार्मूले में, 1 - 1 + 2 कितना आ गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम। पॉइंट कौन सा हो गया? बाई वेरिएंट पॉइंट हो गया। जी सर। फेज अगर मान लो हमें ट्रिपल पॉइंट पे निकालनी है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए हमें ना भी पता चले कि तीनों फेज इक्विलिब्रियम में है, हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करके बता सकते हैं ये कौन सा पॉइंट है, कौन सा नहीं है पॉइंट। जब तीनों फेज हैं तो वहां कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है इक्विलिब्रियम में? सी कितना होगा एट ओ पॉइंट? 1 सर। देखो वाटर H2O इज वन कंपाउंड विच इज ट्रीटेड एज वन कंपोनेंट 1 माइनस जी फेज कितने हैं? 3 सर। +2 3 0। पॉइंट कौन सा हुआ? इनवेरिएंट पॉइंट सर। इनवेरिएंट पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको फिजिकली भी बता दिया, फार्मूले से भी बता दिया, गिब्स फेज रूल कहते हैं। जी सर। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर और प्रेशर लिया हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हम यूनरी सिस्टम की बात करते हैं। अब सेकंड वन इज बाइनरी फेज डायग्राम। ये आपके सिलेबस में भी है, बाइनरी फेज डायग्राम। कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी फेज डायग्राम? बाइनरी फेज डायग्राम को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फेज डायग्राम कौन सा होगा? बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब क्या होता है? तू यस और हाँ नो? जी। यस सर। तो देखो ऐसा फेज डायग्राम जिसके अंदर कंपोनेंट कितने हो? 2 कंपोनेंट हो, उस फेज डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फेज डायग्राम बोलते हैं। कहने का मतलब है बाइनरी फेज डायग्राम ऐसा फेज डायग्राम है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे 2 कंपोनेंट सिस्टम का। मतलब अ सिस्टम, ऐसा सिस्टम को हमें स्टडी करना है जिसके अंदर कंपोनेंट कितने? 2। इसको हमें स्टडी करना है। ऐसे फेज डायग्राम को हमें स्टडी करना है जिसके अंदर, जिस सिस्टम के अंदर 2 कंपोनेंट हों, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फेज डायग्राम। जैसे ब्रास हो गया हमारा, ब्रास है ना, कॉपर प्लास्टिक, ये क्या हो गया आपका? बाइनरी फेज डायग्राम। कॉपर प्लस निकल का एलॉय बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फेज डायग्राम। टिन लेड का एलॉय बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फेज डायग्राम। जिसके अंदर 2 कंपोनेंट आ गए आपके, वो क्या हो गया? आपके बाइनरी फेज डायग्राम हो गए। समझ गए या नहीं समझे बात? जी सर। और यही हमारे सिलेबस में, और यही हमें बाइनरी फेज डायग्राम पढ़ना है। 3rd चैप्टर के अंदर बाइनरी फेज डायग्राम होता क्या है? इसके लिए एक बात और बता दूं मैं आपको, मटेरियल साइंस में जब भी हम स्टडी करेंगे बाइनरी फेज डायग्राम, तो याद रखना हम प्रेशर को कांस्टेंट मान के चलेंगे। प्रेशर इज ऑलवेज assumed to be constant in our material science subject। इतनी बात समझ में आई बात आप लोगों को? प्रेशर को हम हमेशा क्या मानेंगे? कांस्टेंट एज्यूम करते हुए चलेंगे। हमारे मटेरियल साइंस सब्जेक्ट के अंदर जब भी हम डीलिंग करेंगे, प्रेशर को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मान के चलेंगे। और जनरली हम प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं, मतलब कांस्टेंट कब होता है? जैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। जैसे मैंने पानी ले लिया, एक बर्तन के अंदर पानी ले लिया और उसको एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो उस पर कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है? नहीं लग रहा? ये देखो, यही तो हमने पढ़ा था। किसके अंदर पढ़ा था? प्योर सब्सटेंस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। यही तो हमने किया था। TS डायग्राम बनाया था, नहीं बनाया था? आप लोगों को याद हो अच्छे से
ये डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, TS डायग्राम, A B C D, दिस रीजन इज सुपर हीटेड रीजन। और ये क्या था हमारा वेट रीजन, याद है या नहीं है? लिक्विड, उससे पहले चले गए सॉलिड, उसमें सिर्फ हमने लिक्विड और यही रीजन दिखाया था। इसमें क्या होता है, लिक्विड प्लस सॉलिड, सॉरी लिक्विड तो था ही, यहाँ पे सॉलिड कहाँ से आ गया, लिक्विड प्लस वेपर। ठीक है, ये डायग्राम याद है आप लोगों को कुछ? बोलो यार, या नहीं है याद? किसी बच्चे को याद नहीं है ये डायग्राम? टीएस डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा था। एक बर्तन के अंदर हमने पानी को ले लिया और नीचे से हमने एक कैंडल ले ली, हीटिंग स्टार्ट कर दी, और उसी को हमने प्लॉट किया था टीएस डायग्राम के अंदर, हमने प्लॉट किया था उस डायग्राम को, और वो हमने किस पे लिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मैंने बताया था कि ABCD लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है, P1 रिप्रेजेंट कर रही है, P2 रिप्रेजेंट कर रही है। हर पॉइंट पे क्या है, प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है। याद है या नहीं है? और ये कौन सा आपका क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है, आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता है, दैट पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, जहां हम सॉलिड को वेपर में चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली, लिक्विड को हम वेपर में चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट पे। और यहाँ को लेटेंट, और ये वाला रीजन कौन सा था, ये वाला रीजन कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, लेटेंट हीट। A B एंड C D क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, सेंसिबल हीट। याद हो आप लोगों को? वो अलग बात आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो थर्मोडायनेमिक्स में तो अलग बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। BC क्या रिप्रेजेंट करता है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो हीट होती है, वो हिडन हीट होती है, वो छिपी हुई हीट होती है, जिस हीट को हम देने से हमारा फेज चेंज हो जाए, या हीट, उस हीट को निकालने से हमारे सिस्टम का फेज चेंज हो जाए, ऐसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और सेंसिबल हीट वो हीट होती है जिसके देने और निकालने से टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाए। जैसे पानी है, पानी को अगर सेंसिबल हीट दोगे, Q = mc/dt दोगे, तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मान लो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री था, उसका टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री, तो सेंसिबल हीट आपने कितनी दी है, mc/dt, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू dt। 50 - 25 कितना हो गया, 25 डिग्री। ये मैग्नीट्यूड निकल गया सेंसिबल हीट का। लेटेंट हीट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, MHFG। याद हो आप लोगों का? आप सही से भूल बहुत जल्दी जाते हो, आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। नहीं है याद, तो इसको पढ़ के आना थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। आपको आइडिया होना ज़रूरी है, जब तक इसका आइडिया नहीं होगा तो फिर थोड़ा मेरे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड होगा समझाने में। अभी कौन बच्चा ज्वाइन कर रहा है? अब तो क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, तो प्रेशर हम हमेशा क्या है, हमारे मटेरियल साइंस के अंदर प्रेशर को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, प्रेशर इज ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन आवर मटेरियल साइंस सब्जेक्ट। तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो हमारा गिब्स फेज रूल बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? गिब्स फेज रूल हमारा मॉडिफाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मॉडिफाइड। वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का नया फार्मूला बन जाएगा, C - P+1 हो जाएगा। ये नया फार्मूला हो गया हमारा। बाइनरी फेज डायग्राम के लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। जहां दो कंपोनेंट का एलॉय बन रहा है वहां हम क्या यूज करेंगे,
और बल्कि हमारे मटेरियल साइंस वाले सब्जेक्ट के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे निकालेंगे, C माइनस पी प्लस 2। P इज नंबर ऑफ फेज, C इज नंबर ऑफ कंपोनेंट। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को, क्योंकि प्रेशर हमने कांस्टेंट ले लिया इसलिए 1 फैक्टर लिया। टेम्परेचर इज ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब सर हम टेम्परेचर को यहां क्या ले रहे थे सर, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ले रहे थे। प्रेशर हमने अगर कांस्टेंट ले लिया तो हमारा y एक्सिस पे हम टेम्परेचर लेंगे और x एक्सिस पे हम एक नया वेरिएबल लेंगे और दैट नया वेरिएबल इज कंपोजिशन। इस नए वेरिएबल को क्या बोलोगे, कंपोजिशन लोगे, क्योंकि हमें कंपोजिशन देखना होगा किसी भी एलॉय का, उसमें कितना पोर्शन एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के अंदर है। कंपोजिशन, वेट इन परसेंटेज, वो हमें देखनी हो तो ये हमेशा हम किसके अलोंग लेंगे, एब्सिसा। एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, कंपोजिशन, और वाई एक्सिस में हम क्या लेंगे, टेम्परेचर हम लेंगे ऑर्डिनेट के अलोंग, ऑर्डिनेट के अलोंग। वाई एक्सिस में हम हमेशा क्या लेंगे, टेम्परेचर लेंगे। T वर्सेस कंपोजिशन, ऐसे डायग्राम को हम बोलेंगे, ऐसे फेज डायग्राम को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाइनरी फेज डायग्राम, जिसके अंदर हम प्रेशर को कांस्टेंट एज्यूम करके चल रहे हैं। किसी कांस्टेंट प्रेशर पे हम टेम्परेचर को इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे, कंपोजिशन को इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे, फिर उसका फेज डायग्राम देखेंगे हमें क्या मिलने वाला है, उसको बोलेंगे बाइनरी फेज डायग्राम। यह हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। जी सर। ठीक है फिर आज के लिए